हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि अनुप्रयुक्त रसायन के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट करते हैं, यानी कि हर बार आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हैंड रिटेन नोट्स। मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको लगभग पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो सभी सब्जेक्ट के मैथमेटिक्स को छोड़ करके मैथमेटिक्स को आपके सोल्यूशन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बता दिए जाएंगे, 5-5 नंबर और 1-1 नंबर और 2-2 नंबर के। और भी जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उसके आपके हैंड रिटेन नोट्स आपके पीडीएफ मिल जाएंगे। पीडीएफ की सहायता से आप अपने स्तर से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने नोट्स वगैरह नहीं बनाया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और नोट्स में आपके सिंपल वर्ड में, साधारण शब्दों में, साधारण भाषा में आपके सारे डिफिनीशन वगैरह रहेंगे। आप चाहें तो इससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स को कैसे आपको लेना है, यहाँ पे पीडीएफ वगैरह दिख रहा होगा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी जा करके जुड़ सकते हैं, इसलिए कि जो भी पीडीएफ आपको सेंड किए जाएंगे वो आपको टेलीग्राम पे सेंड किए जाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आप उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक पे भी जा सकते हैं, या फिर फैक्ट टेक्स्ट टेलीग्राम चैनल, दोनों टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, ठीक है। आपको यूट्यूब चैनल का यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक पे जाइए या फिर फैक्ट टेक्स्ट पे जाइए, दोनों जगह जुड़े रहेंगे। किसी अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। अदरवाइज जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं और वो चीज़ें बार बार पूछेंगे तो जाहिर सी बात है कि सबका काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैसेज करेंगे एक ही चीज़ को लेकर के, तो पॉसिबल नहीं होगा। किसी और प्रकार की समस्या हो, कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज जो चीज़ें आपको बता दी गई हैं, जो चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जा रही है, अब जाहिर सी बात है कि उसी बात को आप बार बार पूछेंगे तो सभी का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि हाँ, समय निकाल करके आपको जो भी क्वेरी वगैरह या फिर जो भी अन्य प्रकार की समस्याएं आप व्हाट्सएप करेंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूँ, उसका रिप्लाई आपको दे दूँ, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हम देख लेते हैं और यहाँ पे आपको पूरा इसका नोट्स भी मिल जाएगा, सरल और कहिए कि आसान भाषा में। आप जाकर के देखिए, एक आपका पहला इस चैप्टर कह लीजिए, जो आपका पहला चैप्टर है परमाणु संरचना, आवर्त सारणी तथा रासायनिक आबंधन। अब देखिए यहाँ पे कई जगह ये होता है कि ये अलग अलग भी कई बुक में आपने देखा होगा, या फिर अगर आप विद्या से पढ़ते होंगे या फिर जिससे भी पढ़ते होंगे, किसी में ये अलग अलग भी दिया रहता है, किसी में सब में एक ही में दिया रहता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अलग अलग दे चाहे एक ही दे, आपको टॉपिक कवर करने से मतलब है, आपको टॉपिक पढ़ने से मतलब है। तो यहाँ पे एक जो है आपका एटम का, जो आपका डाल्टन के नियम के अनुसार, यानी कि जो आपके एटम को लेकर के परमाणु का डाल्टन का नियम है, ये आपका मान चल सकते हैं कि हर बार, हाँ, ये नहीं कि आपका ये 5 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में आपका हर बार पूछा जाता है। तो इस पर आप इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। फिर नीचे अगर आए, कई सारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। और उसके बाद से इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर के ये देखिए क्वांटम संख्या, ये सारे आपके 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं। क्वांटम संख्या हो गया, यानी कि क्वांटम नंबर हो गया, ये क्या होता है, फिर ये सारे आपके 1-1 नंबर के। और फिर आपका मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपका हो गया। ये 1-1 नंबर के आपके क्वेश्चन है और ये पूछ लिए जाते हैं। और देखिए जो 1-1 नंबर वाले होते हैं, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो आपके 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, आप कितना भी अच्छा से लिखते हैं, कैसे भी लिखते हैं, क्योंकि अभी आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, पहली बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आप जो भी चीज़ें लिखते हैं, मान लीजिए कि 5 नंबर में लिखते हैं, तो आपको 2 नंबर मिलेगा या फिर 3 नंबर मिलेगा। बहुत रेयर केस में अगर आपने बहुत अच्छा लिख दिया है, राइटिंग आपकी अच्छी है, बहुत चीज़ें अच्छी है, तो इस केस में आपको क्या किया जाता है कि 4 नंबर तक दे देता है। 5 में 5 बहुत रेयर केस में मिलता है। लेकिन जो 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, अब मान लीजिए कि 1 नंबर में कभी कोई पूछता है, ऐसी चीज़ें पूछ देगा जिसका एक शब्द में आपको आंसर देना रहेगा। अगर आपने सही दिया तो 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत दिया तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। और मालूम है आपको कि शुरू के जो 10 नंबर आते हैं वो आपके 1-1 नंबर के ही आएंगे, और उसके बाद से आपके 2-2 नंबर के आएंगे। तो अगर आपका 1-1 नंबर और 2-2 नंबर का क्वेश्चन सही जाता है सटीक तरीके से, अगर आप उसे लिख देते हैं, तो आपके 100% है कि 35 या फिर 40 प्लस आपके नंबर आएंगे ही आएंगे। अदरवाइज अगर आपके 1-1 नंबर और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाते हैं, तो अगर आप 5-5 नंबर वाले कितने भी ज़्यादा लिखते हैं, कितना पेज भी भर देते हैं, तो आपको 5-5 नंबर वाले में 5 में 2 मिलेंगे या फिर 3 मिलेंगे। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। जो भी आपके 1-1 नंबर वाले और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों टॉपिक आपको दिख रहे होंगे, इसको आप नोट जरूर कर लेंगे। पाउली का अपवर्जन नियम और दूसरा है अफबाउ का नियम, अफबाउ का सिद्धांत, ठीक है। ये हो सकता है कि आपको दोनों देखने को मिल जाए, 1 नंबर में, 2 नंबर में, या फिर दोनों अगर एक साथ आ जाएगा तो 5 नंबर में भी आ सकता है। ये दोनों आपका आ सकता है, ठीक है। या फिर दोनों में तो एक तो कंफर्म है कि आएगा पाउली का अपवर्जन नियम या फिर अफबाउ का सिद्धांत, इन दोनों में से दोनों आ सकता है। 100% चांस है कि दोनों आ जाएगा। लेकिन अगर 2 नहीं आएगा तो एक इसमें कंफर्म है कि हाँ, आपका इसमें एक आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ आप देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए रासायनिक आबंधन यानी कि केमिकल बॉन्डिंग से, इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा दूँ नीचे की ओर। इसमें आपके ये संयोजकता कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो वैलेंसी होता है, इसके बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, संयोजकता और इसके प्रकार के बारे में। इसका कहिए कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का जो अष्टक नियम है वो पूछ लिया जाता है। फिर नीचे की ओर आए तो ये तो आप सारी चीज़ें, चूँकि ये बहुत
ईजी चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, या शायद आप पढ़ भी लिए होंगे, आप जानते भी होंगे। जो मेन हाँ, ये देखिए हम लोग की बात करें, जब हम लोग पॉलिटेक्निक कर रहे थे तो ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। ध्रुवी ससंयोजी बंध, ये सारे संयोजी बंध मतलब जितने भी चीज़ें हैं ससंयोजी बंधों के प्रकार, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स में जो भी सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं सारी चीज़ें लगभग इंपॉर्टेंट ही है। फिर कुछ नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, ये इसको तो आप सबसे इंपॉर्टेंट में करके रखेंगे संकरण में। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ये आपका लगभग हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे 1 नंबर, 2 नंबर या फिर 5 नंबर, ज़्यादातर चांस रहता है कि हाँ 5 नंबर में पूरा पूछ लेगा, संकरण और संकरण के प्रकार और इसका एग्जाम्पल वगैरह सारी चीज़ें पूछ लेता है। 5 नंबर नहीं तो इतना तो कन्फर्म है कि हाँ 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और मैंने आपको शुरू में भी कहा कि जो 1-1 और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए कि उसमें अगर मान लीजिए कि कोई 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा, अगर आपने एग्जैक्ट डिफिनेशन 2 लाइन में भी लिख दिया तो उसमें आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आपका 5 नंबर में दे दे तो 5 नंबर में आप 2 लाइन लिखेंगे तो पता चले कि आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए कि 5 नंबर में कम से कम आपको 2 पेज, 2.5 पेज, मतलब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कम से कम 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज आपको भरना ही रहता है, उतना लिखना ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी 2-2 नंबर में पूछी जा सकती हैं या फिर 5 नंबर में। तो इसको आप संकरण और संकरण क्या, संकरण में होता क्या है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, बड़ा ही ईजी सा डिफिनेशन है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक कक्षक, जितने मतलब कम से कम 2 रहने चाहिए, 2 रहने चाहिए या फिर 2 से अधिक रहने चाहिए कक्षक जिनकी ऊर्जा समान है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक कक्षक जिनकी ऊर्जा समान होती है, जो मिलकर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब नए कक्षकों का जो निर्माण करेंगे उनकी भी ऊर्जा और आकार समान होगी। ठीक है, वही क्या कहलाते हैं, संकरण कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में है कि 2 या 2 से अधिक कक्षक जिनकी ऊर्जा समान होती है, जो मिलकर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। मान लीजिए 2 हैं या फिर 2 से अधिक हैं, अब उनकी ऊर्जा समान है, वो मिल गए एक साथ, और जब मिले तो उन्होंने नए कक्षकों का निर्माण कर लिया। अब जब नए कक्षकों का निर्माण किया, उनकी भी जो निर्माण किया गया है, जो नए कक्षक, उनकी भी ऊर्जा और आकार उनका भी समान ही होगा। इसे ही संकरण कहते हैं। फिर संकरण के लक्षण यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, फिर यहाँ पे संकरण के प्रकार दिख रहे होंगे, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के सहित पूछा जाता है। और ये अगर आपका 5 नंबर में देगा तो पूछेगा कि संकरण बताइए और संकरण के प्रकार को उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पे सारी चीज़ें दी है। तो इसमें संकरण में sp संकरण, sp2 संकरण, मतलब कि बहुत ईजी सा है। इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा जानना भी नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल देख लेना, उसके बाद से आपको इसको लिख के चले आना। ठीक है, इसमें आपके मान के चलिए कि अगर 5 नंबर में आ रहा है तो 5 नंबर फिक्स है, नहीं तो 2 नंबर में आपका आएगा ही आएगा। उसके बाद से नीचे को रहा है तो यहाँ देखिए ईंधन वाले चैप्टर से भी आपका एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, कैसे भी 5 नंबर में। अगर 5 नंबर में पूछ दिया तो पूरा ईंधन और ईंधन के प्रकार पूछेगा। और इसमें भी आपको ईंधन वाले चैप्टर में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बड़ा ही सिंपल। यहाँ पे डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा। और ईंधन किसे कहते हैं, सभी स्टूडेंट्स को लगभग अभी तक मालूम हो कि वे पदार्थ जो जलने पर गर्मी और उष्मा पैदा करते हैं उन्हें ईंधन करते हैं। आपने देखा भी होगा, जो भी आपकी सारी चीज़ें डीजल, पेट्रोल या फिर लकड़ी वगैरह, जो भी सारी चीज़ें आप जलाते हैं जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है और क्या करते हैं, वो गर्मी पैदा करते हैं, उष्मा पैदा करते हैं, उष्मा देते हैं, उन्हें ईंधन कहते हैं। और ईंधन कई प्रकार के होते हैं यहाँ पे, ठोस, द्रव और गैस। और इसके भी प्रकार होते हैं। ठोस की बात करें तो प्राकृतिक हो गया, कृत्रिम हो गया। प्राकृतिक में क्या होगा भाई, लकड़ी वगैरह हो गया। ठीक है, और कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल में आपका कोयला वगैरह हो गया। इसी प्रकार से द्रव में हो गया तो कच्चा तेल प्राकृतिक में हो जाएगा, और कृत्रिम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन हो जाएगा। फिर गैस की बात करें तो गैस में भी प्राकृतिक हो जाएगा, तो नेचुरल गैस हो गया आपका। फिर कृत्रिम हो गया तो बायोगैस हो जाएगा, कोल हो जाएगा, फिर गैस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डायग्राम में आपको सीधे शब्दों में दिख रहा होगा। ईंधन, फिर ईंधन के प्रकार पूछ देगा आपसे, तो मान लीजिए कि आप लिखेंगे ठोस वाला, द्रव और गैस। ठीक है, फिर ठोस के प्रकार, ठोस में प्राकृतिक और कृत्रिम, और इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्टली आपसे 1 नंबर में पूछ जाता है कि किसी एक द्रव ईंधन के मतलब कि प्रकार में, मतलब किसी एक द्रव ईंधन के बारे में लिखिए या फिर द्रव ईंधन के बारे में एक एग्जाम्पल से तो उसे समझाइए। तो मान लीजिए कि आप जानते होंगे कि हाँ चलिए, द्रव ईंधन में आपके प्राकृतिक में कच्चा तेल आता है, कृत्रिम में आपके पेट्रोल आ जाएंगे, डीजल आ जाएंगे, केरोसिन आ जाएंगे। तो उसके बारे में आपको 2 शब्द लिख देंगे, बस वही 1-1 नंबर में 2-2 नंबर पूछ देंगे। वो बस 1-1 नंबर और 2-2 नंबर का सीधा मतलब ये होता है, बोर्ड में जब पूछा जाता है कि हाँ बच्चे के पास कल थोड़ी सी गहराई से जानकारी है या फिर नहीं। अब जाहिर सी बात है, आपने ऊपर पढ़ लिया कि ईंधन के 3 प्रकार, ठोस, द्रव और गैस, और इसके बाद में आपको नीचे कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अब नीचे कुछ नहीं मालूम है तो आप फंस जाएंगे। अगर ऐसे ही पूछ ले कि एक किसी ठोस ईंधन का नाम लिखिए तो आप फिर भी फंस जाएंगे, अगर आपको एग्जाम्पल नहीं याद होगा तो। जबकि सबसे आसान है, आप केवल पूछ ले कि ठोस ईंधन के किसी एक का नाम लिखिए, किसी एक ठोस ईंधन का नाम लिखिए, तो आप लकड़ी भी लिख सकते हैं, कोयला भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले किसी एक प्राकृतिक ठोस ईंधन का नाम लिखिए, तब आप प्राकृतिक पूछेगा तो लकड़ी लिखेंगे, अगर कृत्रिम पूछेगा तो कोयला लिखेंगे। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन वगैरह थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का एराइज किया जाता है कि बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो। अगर आपने गहराई से सही से पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके लाभ हानि में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी बनाकर भी लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें नोट्स में आपके
आपके अवेलेबल है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि इसमें आपको अगर ईंधन की बात करें, ईंधन वाले चैप्टर की, तो इससे आसान आपका कोई चैप्टर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आसान ये चैप्टर है आपका। और देखिए इसी चैप्टर से एक आपका ये टॉपिक बन सकता है कोयला को लेकर के, और कोयला को अलग से टॉपिक करके भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में। कोयला और कोयला के प्रकार, मतलब कि कोयला को डिफाइन कीजिए, कोयला से आप क्या समझते हैं, और कोयला के प्रकार, ठीक है। तो इसमें भी आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और इसके प्रकार यहाँ पे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन और एंथ्रासाइट, ये काफ़ी आसान है। और इसका लेकिन जो ये परसेंटेज आपको दिख रहा होगा, कंपोजिशन दिख रहा होगा, क्या क्या इसमें होता है, कार्बन, हाइड्रोजन कितने कितने % होते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। और कोयला, इस वाले टॉपिक को, जो कोयला टॉपिक है कह लीजिए, इसको आप थोड़ा सा कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट करके रखेंगे। ये पूछ लेगा डायरेक्टली, अगर आपका ईंधन पूछ लिया तो ठीक है, ईंधन में आप ठोस, द्रव, गैस आप करके टाइप करके उसका सब लिख देंगे, प्राकृतिक, कृत्रिम, सब में अलग अलग। या फिर डायरेक्टली अगर ये नहीं पूछेगा तो कोयला के बारे में पूछ लेगा, और कोयला के बारे में भी नहीं पूछेगा डायरेक्ट, कोयला का अगर डिफिनीशन नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट आपका पीट, लिग्नाइट और बिटुमिन और एंथ्रासाइट, ये आपका डायरेक्टली इस तरीके से टॉपिक दे करके भी पूछ सकता है, ठीक है। या फिर कोयले के प्रकार डायरेक्ट दे करके पूछ सकता है। इन दोनों क्वेश्चन में से एक आएगा, कंफर्म है। एक हो सकता है 2 नंबर में आए, एक हो सकता है 5 नंबर में आए, या फिर हो सकता है अगर 2 आएगा, दोनों दे देगा अगर टॉपिक, तो दोनों आपके 2-2 नंबर में देगा, ठीक है। इस हिसाब से मैनेज किया जाता है हर एक, मतलब कि हर एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चन ऐसे कि हाँ, हर एक चैप्टर से 5 नंबर 8 नंबर तक क्वेश्चन वगैरह बन जाए। फिर नीचे क्यों, चलिए देखते हैं। इसमें एक और टॉपिक आया था आपका ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या। ये दोनों टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर में या फिर 5-5 नंबर में नहीं पूछेंगे, ये आपके 2-2 नंबर में ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर नीचे के चलते हैं, यहाँ पे इसका सारा कंपोजिशन यहाँ पे दिया है पीडीएफ में, ये सारी चीज़ अवेलेबल है, इसको आप देख लेंगे। देखिए सीटेन संख्या और ऑक्टेन संख्या, ये सारी चीज़, ये दोनों चीज़ें आपसे कन्फर्म है कि लगभग 2 नंबर में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। फिर नीचे चलते, अच्छा, इसमें कुछ गैस से रिलेटेड भी टॉपिक हैं, जैसे प्रोड्यूसर गैस और बायोगैस, तो उसको भी देख लेंगे। उसके निर्माण की विधि कैसे बनती है, उसका केमिकल रिएक्शन वगैरह कैसे करके बनाया जाता है। और ये आपके दोनों टॉपिक जो मैंने आपको बताया वो भी आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोगैस आपका हो गया और प्रोड्यूसर गैस, इसके निर्माण की विधि भी आपसे पूछी जाती है। फिर नीचे की ओर आए यहाँ पे, तो एक और टॉपिक यहाँ पे आपको दिखा, लिब्रिकेंट, स्नेहक। स्नेहक से भी आपका ज़्यादा नहीं, 2 नंबर या फिर कभी कभी 5 नंबर ने पूछ दिया। स्नेहक की विशेषताएं और इसके प्रकार वगैरह, तो ये आपको लिखना पड़ता है। स्नेहक तो काफ़ी आसान है, इसमें तो आपको कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर नीचे को थोड़ा चलते, यहाँ पे इसके प्रकार में स्नेहक के यानी कि लिब्रिकेंट्स के कह लीजिए कि वर्गीकरण जो है इसका, तो ये आपको दिख रहा होगा, ठोस, द्रव और अर्धठोस, 3 प्रकार के ये भी होते हैं। एग्जाम्पल में आपके सारी चीज़ें विजुअल होंगी। आपके ठोस में हो गया ग्रेफाइट हो गया, फिर आपके द्रव की बात करें तो सभी तेल वगैरह आ जाएंगे। अर्धठोस में आपका ग्रीस वगैरह आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। फिर श्यांता जो मतलब इसी से रिलेटेड है, जो स्नेहक का होता है, ये एक प्रमुख गुण होता है। ये होगा तभी मान लीजिए कि जो आपका स्नेहक रहेगा वो सही से करिए कि अच्छा स्नेहक माना जाएगा, ये इसका प्रमुख गुण होता है। तो ये भी सारी चीज़ें इसमें है, सारी चीज़ें आप इसको देख लेंगे। तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके 1-1 नंबर का, जैसे ये सारी चीज़ें हो गई, पोर बिंदु या फिर पावर बिंदु कहिए, या फिर मेघ बिंदु, ये सारी चीज़ें, अग्नि बिंदु, ये भी आपके बहाव बिंदु, ये भी आपसे 1-1 नंबर में। और साबुनीकरण मान, ये आपका देखिए साबुनीकरण मान और साबुनीकरण बनाने की प्रक्रिया, इसका रिएक्शन, ये भी आपसे पूछा जाता है, बार-बार पूछा जाता है, ठीक है। और जल उपचार आपका जो वाटर ट्रीटमेंट चैप्टर हो गया, इससे आपके जो आपके जल होते हैं अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, जो आपको मालूम है जो कठोर जल होते हैं उसमें तो एक होती है कि अस्थायी कठोरता होती है, और एक होती है कि अस्थायी कठोरता, ठीक है। अस्थायी कठोरता मतलब कि एकदम अस्थायी रूप से रहती है, उसको कई तरीके से कहिए कि चीज़ें करके निकालना पड़ता है। और अस्थायी मतलब आप उसे अगर बॉयल करें या फिर कहिए कि कुछ नॉर्मल विधि दे और आप उसे निकाल सकते हैं। तो इसमें भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दे रहा हूँ, जाकर के आप ले लेंगे। और अन्य प्रकार के जितने भी आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के लगभग पीडीएफ आपको, पूरे पीडीएफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके आपके एक तरीके से नोट्स मान सकते हैं, टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। और इसके बाद से मैं आपको फिर से जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, उसको सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आपके 100% रहते हैं कि आते हैं, कुछ को मैंने इसमें बता दिया, कुछ को उसमें कवर कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम से जाकर के आप पीडीएफ ले लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।